मिनिमम और मैक्सिमम जो एंट्री करना चाहते हैं वो जुडिशरी में करना चाहते हैं। बेटा अगर आपकी बातचीत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप दोनों बाहर जा सकते हैं। प्लीज आपको सर लेंगे, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जीएस जो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आधार है। अगर आपका जीएस इम्पोर्टेंट और इम्प्रूव नहीं है, आप जीएस में इनहेंस नहीं है, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, तो जुडिशरी 3 स्टेप में होने वाला एक एग्जाम है जिसमें प्री होता है, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो आप मेंस तक और इंटरव्यू तक पहुंचेंगे ही नहीं अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं है। आप लॉ के विद्यार्थी हैं, लॉ आपका कॉलेज में भी अच्छा होता है, क्लासेस में भी अच्छा होता है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अच्छा होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जीएस, तो जीएस पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर वो जीएस जो पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है इस गाइडेंस के साथ पढ़ाने वाले बहुत रेयर से रेयर फैकल्टी मेंबर हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो मैं सर की स्टूडेंट भी हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैंने सर को 1999 से मैं सर के पास पढ़ी हूँ 2004 तक, और उस ड्यूरेशन से लेके आज तक सर से जुड़ी हुई हूँ। अब तक मेरे ख्याल से 100 से भी अधिक सिलेक्शन सर की संस्था से निकल चुके हैं। तो आपके सामने आज जो शख्सियत है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी आप क्वेरी करना चाहें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, जीएस कब से पढ़ना चाहिए, जीएस का कितना रोल होता है किसी भी चयन में, है ना, और उसके लिए कितने घंटे निर्धारित करने चाहिए, सर को सुनने के बाद 10 मिनट का टाइम सर आपको देंगे। उसमें आप अपने मन के हर क्वेरी को सर से क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप सब पूरे डिसिप्लिन में सेशन को एंजॉय करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली सर को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माधव कॉलेज विधि महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय नीति पांडे जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर आप लोगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। और इस महाविद्यालय की प्रोफेसर्स जिन्होंने मुझे इतना स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो विषय है वो है कैरियर काउंसलिंग आपके करना। मैं उसको स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इस महाविद्यालय की जो गवर्निंग बॉडी है और इस कॉलेज की प्राचार्य महोदय आपकी रंगत कैसे बदल गई, क्योंकि इस कॉलेज में मैं पहले, लेकिन मुझे लगता है कि इतना डिसिप्लिन कभी भी और मैंने नहीं देखा इस कॉलेज में। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, ये बहुत प्रोफेशनल। क्योंकि लगातार मेरे सेमिनार हो रहे हैं, इस मंथ में लगभग मेरे 10 सेमिनार हो चुके हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। तो इतना डिसिप्लिन किसी भी कॉलेज में नहीं दिखाई दिया। पढ़ रहे हैं जहाँ बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट और मैनेजमेंट स्किल रखने वाले लोग हैं, तो ये आपका बड़ा सौभाग्य है। इससे पहले कॉलेज यही था, नाम भी यही था, लेकिन कॉलेज की रंगत ये नहीं थी जो आज देखने को मुझे मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस सेमिनार हॉल में बैठा हुआ हर स्टूडेंट बहुत सिंसियर और टैलेंटेड और एनर्जेटिक है, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिले हैं जो आपको रेगुलर तरीके से बहुत अच्छे टीचिंग करते होंगे। क्योंकि मैंने टीचिंग का नहीं देखा, बट यानी कि जो सारी चीज़ें बदली हुई हैं, तो नो डाउट है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब ये है कि अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ ये बनती है कि आपको सभी स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप सिर्फ यहाँ लॉ की डिग्री लेने के लिए नहीं आए। पहले सिर्फ लॉ की डिग्री ही मिलती थी यहाँ पर, लेकिन आज मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इस बेंच पर बैठे हुआ हर जगह मुझे कहीं ना कहीं सिविल जज या एडीपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है निश्चित तौर पर, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी यदि सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिले ना,
तो अच्छा जो टैलेंट होता है ना वो भी दम तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि तब तक समय निकल चुका होता है। तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ, और आपका बड़ा सौभाग्य है कि मैम ने मुझे बुला करके और आपको यानी कि अभी से करियर के बारे में अवेयर कर दिया है। मुझे लगता है कि शायद सारे अंडर ग्रेजुएट हैं स्टूडेंट, सिर्फ फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर आ रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। तो अब आपके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है। ये 5 ईयर प्लान वाले स्टूडेंट हैं जी, बहुत बढ़िया। आपको कोई भी ताकत नहीं है, इस पूरे क्लास की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, कोई भी आपको यानी कि जुडिशरी में जाने से नहीं रोक सकता है। कुछ मिक्स है सर, क्लियर के लिए वेरी गुड। तो बस ये एक ही जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ कि मैडम जो बात यहाँ बोलती हैं बहुत अच्छे यानी कि वक्ता भी हैं। समीक्षा इंस्टीट्यूट के कई प्रोग्राम जो बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं उनमें मैडम ने मंच का संचालन भी किया है, और आपको शायद मैडम ने कभी नहीं बताया हो, क्योंकि मैम का ऐसा स्वभाव नहीं है कि अपनी तारीफ खुद करें। इतनी अच्छी यानी कि डिबेटर रही है, नेशनल लेवल तक रही है, आपको मालूम नहीं होगा। आपके लिए वो स्किल भी डेवलप हो जाएगा मैम को सुनते सुनते कि आप यानी कि अच्छे डिबेटर भी बन सकते हैं। और ये जुडिशरी का तो पहला मकसद होता है, यदि आप मान लीजिए लॉ को एक प्रैक्टिस के तौर पर लेते हैं कि आपको यानी कि एडवोकेट बनना है, तो उसमें तो आपका जो ये वाली मैम वाली इसके लिए बहुत काम करेगी। तो हर चीज यहाँ पर आपको डेवलपमेंट के तौर पर मिलेगा। बस अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि आपको जो लॉ से रिलेटेड जो एग्जाम है वो आपका सारे यानी कि उसमें लगभग यानी कि 90% या 80% आपका लॉ रहता है, और वो कंपटीशन लगभग सभी का इक्वल हो जाएगा जाकर के, क्योंकि लॉ सभी लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं और अदर लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप और लोगों से आगे कैसे हो सकते हैं, तो वो चीज है आपकी जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का जो बेनिफिट आपको अभी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप और लोगों से आगे हो जाएंगे। जनरल स्टडी का ब्रिटिश आपका सिविल जज में भी है और आपका एडीपीओ में भी है। एडीपीओ का नया सिलेबस आया है, आप लोगों को मालूम होगा। उसमें आपकी 5 यूनिट जो है ना आपकी सिविल जज के लिए, मतलब एडीपीओ के लिए, ये आपका जीके की है, जिसमें 3 यूनिट आपकी 5 मतलब यूनिट जो जीके की है, उसमें 3 यूनिट आपकी एमपी जीके की है। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है एमपी हिस्ट्री एंड कल्चर, सेकेंड यूनिट आपका एमपी का ज्योग्राफी, और थर्ड आपका यूनिट जो है वो एमपी का पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन वो एमपी इकोनॉमी। फोर्थ यूनिट जो आपकी है वो आपका करंट इवेंट्स और स्पोर्ट्स की है, और फिफ्थ यूनिट आपकी आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ओनली 5 यूनिट्स हैं आपका एडीपीओ सिलेबस में, क्योंकि मैंने खुद उनको पढ़ाया है। अभी एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा है, अब तो शायद कोर्ट में चला गया है, क्योंकि उसका नेक्स्ट मंथ फाइनल हो गया। अच्छा फाइनल हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लंबा खींचा है ना, 2-3 बार। अच्छी बात, लेकिन ये होती है 2-3 बार जब भी हुआ तो पोस्ट जस्ट डबल होकर के आई। पहले आपकी 90 थी, फिर 180 हुई, अब इनकी 200 नहीं शायद 300 प्लस है, कुछ काफी वैकेंसी हुई। तो इस कंडीशन में ये है कि आपको अभी से जनरल स्टडी को तैयार करके चले। उसका सिविल जज में भी बेनिफिट है आपका, रिटन में तो है ही, स्टार्टिंग का जो प्री फेस होता है उसमें। इसके अलावा जब इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो वहां लॉ के साथ साथ में आपके कुछ इशू ऐसे होते हैं जो आपके करंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो करंट अफेयर्स को आपको कहीं ना कहीं जीके से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वो चीज भी अभी से आप तैयार करना स्टार्ट करें। अब वो तैयार कैसे करेंगे उस पर थोड़ी मैं चर्चा करूं। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करें। करंट अफेयर्स को पढ़ने के अब तो बहुत सारे माध्यम हैं, क्योंकि ये आईटी का जमाना है, तो आपका प्रिंट मीडिया तो है ही, मतलब रेगुलर तौर पर आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, है ना। और न्यूज़पेपर को पढ़ते समय आप खास करके जो जुडिशरी के मामले आते हैं, अच्छे जो डिसीजंस आते हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देता है किसी भी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को खास करके, या स्टेट गवर्नमेंट को भी कभी कभी दे देता है, कोई मामला आता है तो, या पूरी प्रोसेस के बारे में कई बार यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अच्छे डिसीजंस आते हैं, उनको आप देखिएगा। आज यानी कि आपने शायद पढ़ा होगा कि केरल हाई कोर्ट का बहुत अच्छा एक डिसीजन आया है, पढ़ा है आपने, पढ़िएगा।
रेगुलर बेसिस पर ये पढ़ा करें, क्योंकि ये आपकी जुडिशरी से जुड़े हुए जितने भी अच्छे डिसीजंस आते हैं उन सभी को आप लोग पढ़िए, क्योंकि वो आपको करंट अफेयर्स में ही मिलेंगे। मतलब ये आपका करंट अफेयर्स जीके में भी हेल्प कर रहा है और आपको लॉ में भी हेल्प कर रहा है। जितना आपने कभी भी मैटर लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका आता है, तो उसमें कहीं आपने कोड कर दिया ये चीज को, तो आपको मैडम या जो भी वैल्यूअर होगा वो अच्छे मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि आप रिसेंट से जुड़े हुए हैं, मतलब जो करंट का मामला है वो आपको पता है, तो वैल्यूअर आपसे खुश हो जाएगा। आप उस पैटर्न पर कॉपी मत लिखिएगा जीवन यूनिवर्सिटी वाले पर, अपनी आदत खराब मत करना। मार्क्स हो तक कम आए, लेकिन आप अपना अभी से वही बेस बना के चलना है जो आपको सिविल जज के लिए जाना है, आपको जुडिशरी के लिए जाना है। आप उस पैटर्न पर कॉपी बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि साहब जीवाजी यूनिवर्सिटी है, कुछ भी लिख दो, भरा हुआ होना चाहिए एकदम चकाचक पेज, 2, 4, 5 पेज, मतलब ज्यादा ज्यादा, बीच में लाइनें भी छोड़ दो, बड़ा बड़ा लिख दो, और नहीं कि कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्योंकि थोड़ा यहाँ सच बताऊंगा, एमपी में जीवाजी यूनिवर्सिटी अद्भुत है। एक स्टूडेंट था मेरा, बोले जब वो बीए करके आया था, उसने बोला सर मैं जब कुछ भी नहीं आता था मुझे फर्स्ट ईयर में, बस एक मार्केटर के अकॉर्डिंग लिखा। बोले मैं साइकिल से जाता था, बोले पेपर देने के लिए सर, तो सबसे पहले मैं हैंडल पकड़ाता था, बोले हैंडल महोदय के अनुसार, और जो वो भी मुझे पता नहीं है, बस क्वेश्चन में जो लिखा होता था उसी में लिख दिया। और पूरा आंसर क्या होता था, जैसे मैं घर से निकलता था पूरी उसकी स्टोरी, घर से निकलने से लेकर के और कॉलेज पहुंचने तक का, वो बीच का बैठा होता था मेरा। फिर अगले क्वेश्चन में मैंने जो मूवी देखी होती थी उसकी स्टोरी लिखता था मैं। तीसरा, बोले मैं शादी में कहीं गया होता था वो लिखता था। और मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, बोले मैं पास हुआ हर बार। बोले जब टोटल फेल की उम्मीद थी वहां मेरे 60% बनते थे। बोले कैरियर के अनुसार, हैंडल के अनुसार, चेन के अनुसार, मतलब जो चीजें साइकिल में होती है वो सारे उनके अनुसार था। तो यहाँ आपको भी पता है कि कैसे भविष्य होता है, लेकिन आपको उस पैटर्न पर जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे जुडिशरी में सिलेक्ट होना है। इसलिए नहीं कि तो मुझे एलएलबी करना है या एलएलएम करना है, इसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जुडिशरी में सिलेक्ट होना है। तो उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, जो यहाँ कॉलेज में आपको प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा, और अच्छे नोट्स भी बनाएं जो आगे चल करके आपको हेल्प करेंगे उस जुडिशरी एग्जाम में सिलेक्ट करवाने के लिए। सिर्फ वो 20 वाला सिस्टम मत रखिएगा कि 20 क्वेश्चन सीधे जाती है, 20 में भी 20 नहीं तैयार करना, 5-6 तैयार कर लिए, जुगाड़ हो गई, बोले पास की, है ना। जुगाड़ का काम नहीं करना है, यहाँ आपको टैलेंट अपना डेवलप करना है। आपको इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला हुआ है तो आपको सवाल की बात है। अब इसलिए नहीं कि साहब एलएलबी हो जाएगा, हाँ यदि एलएलबी का एक और कैरियर अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं तो उसकी भी स्किल डेवलप करें आप यदि किसी अच्छे जो वकील हैं उनके अंडर में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, अभी से थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दें, या फिर ये है कि अभी कम से कम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में इन चीज़ों को अच्छी तरह से स्टडी करें जो सब्जेक्ट आपको मिले हुए हैं। तो ये है कि आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि कॉलेज की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करें। और यदि आपको यूडीसी में सिलेक्ट होना तो मैंने कहा है, तो ये एमपी जीके भी आप अच्छी तरह से तैयार कर पाए। एमपी जीके में मतलब आपका एमपी का हिस्ट्री, एमपी कल्चर, एमपी पॉलिटिक, एमपी इकोनॉमी, तो ये सारी चीजें यदि इस तरह से तैयार कर लेते हैं तो काफी हद तक आपका ये एमपी जीके से तैयार हो जाता है। उसके बाद आप चूंकि बीए प्लस एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, आपको पॉलिटी भी पढ़ाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया जाता है। और तो ये सब्जेक्ट जो है वो बेसिक आपके यहाँ तैयार हो ही रहे। मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं पढ़े कि मुझे कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना है, नहीं, आपको इसलिए भी पढ़ना है कि आपको आगे चल करके एग्जाम फाइट करना है, आपको सिलेक्ट होना है। तो वो आपका विजन होना चाहिए, वो मोटो होना चाहिए। ये नहीं कि सब मुझे बाहर निकलते ही एलएलबी की मैं डिग्री ले जाऊंगा, उसके बाद एफिडेविट बनाऊंगा, है ना, और शाम को आते आते 150 रुपए की जुगाड़ हो जाएगी, तो शाम को सब्जी लेकर के घर पहुंच जाएंगे, है ना, महीने भर बीवी की लताड़ सुनेंगे। नहीं, आपको एक अच्छा जुडिशरी का पद लेना है, और इसके लिए जरूरी है आप अपनी राइटिंग स्किल को बहुत अच्छा डेवलप करें। समझ रहे हैं मेरी बात को,
कि सिर्फ आपके पास में फैक्ट हों, ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे फैक्ट मुझे याद है, कुछ भी पूछ लो, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। प्री में तो हो जाएगा आपका, लेकिन प्री कोई एग्जाम नहीं होता है, मेन ही मेन एग्जाम होता है। वहां पर आपकी राइटिंग स्किल काम करेगी, तो वहां पर आपको अच्छे से अच्छा आंसर राइटिंग करना है। तो वे ऑफ टॉकिंग होता है, आप टीचर के साथ जो डिस्कस करते हैं वो भी आप बिल्कुल उसी तरीके से रखें, फॉर्मल तरीके से, और आप अपने खास दोस्तों को छोड़ दें, बकाया और किसी से मिलते हैं तो वो भी एक इस तरीके से मिले, एक फॉर्मल वे जो होता है, जिससे आपकी धीमे धीमे वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। एक फॉर्मल वे में आप इन्हीं जब बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर कुछ आपको अटपटा नहीं लगेगा, या आप बहुत ज़्यादा होपलेस नहीं होंगे वहाँ पर, क्योंकि वो आपकी एक उसमें आ गया, किसमें आ गया, एक हैबिट में आ गया। तो कोई अलग से चीज़ वहाँ दिखाई नहीं देगी इंटरव्यू के दौरान आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो अभी से आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दें, या फाइनल ईयर वाले हैं तो फाइनल में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास में तैयार होना चाहिए। और जैसे ही आप इनकी कॉलेज से बाहर निकले, ये एग्जाम देने को मिल जाए तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाए। समीक्षा इंस्टीट्यूट के एक सहयोगी संस्था है समीक्षा पब्लिकेशन। इसके द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सारे सब्जेक्ट की, जनरल स्टडी की और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक पब्लिश की जाती है। वो मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आप उनको लेकर के पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी MPGK की बात की, तो वो हमारी MPGK की बुक निकलती है। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट की आपका कंप्लीट यानी कि GS की बुक निकलती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और अभी जैसे मैंने कहा ना कि हमारे EDPU बैच हमने जनरल स्टडी के लिए चलाया, यदि आप लोग कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप आ सकते हैं। और यदि क्लास नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर भी आप आकर के हमसे पर्सनली कभी भी किसी भी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे नहीं आकर के मिल सकते हैं इंस्टीट्यूट पर। और यदि आप लोग चाहोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं आकर के मैडम के आदेश होने पर या यहाँ पर मैं चाहूँगा और आगे की बात फिर मैं करूँगा करके। अभी मेरे साथ में मेरे जो सहयोगी हैं जगदीश चौरसिया सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम ज़्यादा लूँ, क्योंकि आपकी भी क्लासेस होंगी, तो वो अपनी बात आकर के संक्षिप्त में रखें। लेकिन डिटेल में रखने के लिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको इनवाइट करूँगा कि थोड़ा सा टाइम लेकर के आए, तो मैं काफ़ी बारीकियाँ आपको दूंगा, है ना, कि कैसे तैयारी की जाती है, किस तरीके से। थैंक यू, बहुत बहुत